हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आज हम 19 अप्रैल का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूबियो हिंट्स एट यूएस एग्जिट इफ यूक्रेन पीस डील स्टॉल्स। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, यूक्रेन रशिया की वॉर में अगर यूक्रेन नहीं मानेगा चीज़ों पे जो हम पीस टॉक्स कर रहे हैं, तो रशिया यूएसए कह रहे हैं कि भैया हम इन टॉक्स से बाहर निकल जाएंगे, हमारे पास और भी बहुत कुछ है करने को। वी आर नाउ रीचिंग अ पॉइंट वेयर वी नीड टू डिसाइड वेदर दिस इज इवन पॉसिबल और नॉट, because if it's not, and then I think we are just going to move on. It's not our war, we have other priorities to focus on. ठीक है। सेक्रेटरी मार्को रूबियो said on Friday that US may move on from the trying to secure a Russia-Ukraine peace deal. He spoke in Paris after landmark talks. ठीक है, पेरिस में क्या हुआ? लैंडमार्क्स इन पेरिस talks among USA, Ukraine and European officials took place with regard to Ukraine-Russia पीस डील। यूक्रेन रशिया पीस डील से रिलेटेड क्या हुआ? यूक्रेन रशिया पीस डील से रिलेटेड कहाँ पर बात हुई? पेरिस में बात हुई। कौन कौन बैठा? यूएसए, यूक्रेन, यूरोपियन ऑफिशियल्स। और यूएसए क्या कह रहा है कि अगर ये बातचीत नहीं होती है तो हम इसमें से आउट हो जाएंगे। अगर मतलब थोड़े दिन और ये पीस नहीं होता है तो वी आर रेडी टू गेट आउट। तो हमें याद रखना है कि पेरिस में बातचीत हुई है, किसके बीच में बातचीत हुई है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्पोक टू एलन मस्क ऑन कोलैबोरेशन इन टेक्नोलॉजी। मोदी ने बात करी एलन मस्क से। एलन मस्क कौन है? स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, ठीक है ना। एलन मस्क कौन सी कंपनीज ओन करते हैं? एलन मस्क स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। जो स्पेस एक्स है वो तो हमें पता ही है, स्पेस में रिलेटेड काम करिए। स्टारलिंक जो है, स्टारलिंक क्या है? सैटेलाइट वेबसाइट, वेबसाइट नहीं, सैटेलाइट इंटरनेट, सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं ये। और टेस्ला कार की कंपनी है, टेस्ला। और क्या चाहते हैं एलन मस्क? एलन मस्क इंडियन मार्केट की तरफ देख रहे हैं कि भैया हमें एंट्री मिल जाए। इनके सैटेलाइट इंटरनेट को इंडिया में एंट्री मिल चुकी है। टेस्ला जो है उसका प्रोडक्शन यूनिट हम कह रहे हैं भैया लगा लो और बेच लो बाहर से लाके यहाँ पर, तो हम तुम पे मोटा टैक्स लगाएंगे या ये सब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूस करके बेच लो। इंडिया स्लैम्स ढाका's डिसइंडियस कॉल ऑन प्रोटेक्टिंग माई। अब यहाँ पर ढाका क्या बोल रही है? ढाका इज बांग्लादेश। तो वकफ की प्रोटेस्ट चल रही है, तो ढाका कह रहा है, बांग्लादेश कह रहा है कि माइनॉरिटी हिंदूज को ढंग से रखो, ये करा हुआ है वो करा हुआ है। तो इंडिया वाले कह रहे हैं भैया तुम माइनॉरिटी को ढंग से देख लो, ठीक है, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है ना, हमारे यहाँ तो आज़ाद घूम रहे हैं वो। और ये भी बोला गया कि जो वकफ एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रही है बंगाल में स्पेसिफिकली, वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश से मुस्लिम्स आए हुए हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। एलिगेशंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश इन द वकफ एक्ट वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, ये हम लिख लेते हैं। तो ये है एलिगेशंस, ये एलिगेशंस लगाई जा रही हैं। एलिगेशंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश इन वकफ एक्ट वायलेंस, इन वकफ एक्ट वायलेंस in West Bengal, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। कहाँ पर वायलेंस है? वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस में कह रहे हैं कि बांग्लादेश के जो सिटीजन्स हैं वो इन्वॉल्व थे, ठीक है। उसके बाद यूपी पुलिस गिव्स क्लीन चिट टू ऑफिसर हु मेड जुम्मा नमाज रिमार्क्स। जुम्मा रिमार्क्स में क्या बोला था कि भाई होली जो है वो फ्राइडे की थी और नमाज भी फ्राइडे को होता है जो मेन इवेंट होता है। तो जो अनुज चौधरी हैं संभल में राइट्स हुए, ठीक है। तो संभल सर्कल के ऑफिसर ने बोला कि भाई होली तो साल में एक ही बार आती है, नमाज जो होती है वो 52 टाइम्स, जुम्मा की जो नमाज है वो 52 टाइम्स आती है साल में। तो अगर आपको कलर से प्रॉब्लम है आप अंदर ही रहो। तो यूपी पुलिस गिव्स अ क्लीन चिट टू द ऑफिसर, क्योंकि ये क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला कि ऐसा सा कुछ हुआ, बोला भी गया है, ठीक है। तो अब हमें नाम नोट करने पड़ेंगे, तो करते हैं, लिखेंगे यूपी पुलिस गिव्स क्लीन चिट to officer who made
जुम्मा नमाज रिमार्क्स। ठीक है ना। अब इसके अंदर ऑफिसर का नाम संबल सर्कल ऑफिसर, नाम क्या है, अनुज चौधरी। ठीक है, क्या बोला, रिमार्क्स से एडवाइजिंग मुस्लिम्स टू स्टे indoors ड्यूरिंग होली। क्या करो, इंडोर्स रहो ड्यूरिंग होली, ये बोला जा रहा है। मिस्टर चौधरी मेड द रिमार्क्स ऑन 6 मार्च दिस ईयर एट अ पीस पैनल मीटिंग एट द संबल कोटवाली पुलिस स्टेशन। ठीक है, और इसके बारे में कंप्लेंट किसने करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, कंप्लेंट फाइल्ड बाय अमिताभ ठाकुर। ठीक है ना, कंप्लेंट किसने फाइल करी, अमिताभ ठाकुर ने, कि भाई ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो और क्या बोला गया, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ये भी लिख लो। while the Jummah namaz comes 52 times a year। ठीक है ना, जो जुम्मे की नमाज है 52 टाइम्स ईयर आती है। ठीक है ना, वो कह रहे हैं, और होली एक ही बार आती है, तो मुस्लिम्स को अंदर रहने के लिए कहा। बट इसमें ये क्लीन चिट क्यों मिल गई कि भाई ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि एविडेंस नहीं था, क्रेडिबल एविडेंस नहीं था। तो यहाँ पे लिख लेंगे नो क्रेडिबल। नेक्स्ट पॉइंट का बनेगा नो क्रेडिबल एविडेंस अवेलेबल। उसके बाद पॉक्सो के अंदर, पॉक्सो की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पॉक्सो कोर्ट इन दिल्ली, पॉक्सो कोर्ट इन दिल्ली convicts man of rape 11 days after police file charge sheet। ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। पॉक्सो स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। उसके अंदर 16 ईयर की लड़की का रेप हुआ था। विद इन 11 डेज ऑफ चार्जशीट फाइल हुई, जब पुलिस ने कहा कि हाँ हाँ ये सारा हमें मिल गया है सामान, 11 डेज के अंदर, 11 डेज के अंदर ही जो है रेप की जो सजा है कन्विक्ट कर दिया गया, प्रूवन गिल्टी। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, प्रूवन गिल्टी। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा स्पीडिएस्ट ट्रायल्स इन पॉस्को, वन ऑफ द, लिखेंगे वन ऑफ द स्पीडिएस्ट ट्रायल्स इन पॉक्सो। अब पॉक्सो क्या है, फुल फॉर्म क्या है पॉक्सो की, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना। ठीक है ना, और जो अगर ये एक्ट होता है कि बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, माइनर्स के साथ, तो क्या लॉ लागू होगा, उसके बारे में पॉक्सो में बात करी गई है। द सुप्रीम कोर्ट इन क्वैशिंग द दिल्ली हाई कोर्ट विकीमीडिया केस। अब यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट quashed Delhi High Court's order against Wikimedia to take down a Wikipedia, लिख लो फिर समझाती हूँ, Wikipedia page on the basis of defamation case।
डेफेमेशन केस, ठीक है ना। अब डेफेमेशन केस फाइल्ड बाय न्यूज एजेंसी, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, दैट इज ANI। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपने जो ANI के बारे में गलत स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, आप वो वाला पेज जो है वो पूरा रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ कर दी, पूरा पेज कैसे हटवा दिया, जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं आप वो हटवाओ, ठीक है ना। कोर्ट ने क्या बोला है, ऑन टू वाइड प्रेयर, ठीक है, उन्होंने बोला नोटेड दैट डायरेक्शंस to remove all false, misleading and defamatory content were too broadly worded. The bench has now directed the news agency to make a fresh plea to High Court, pointing out specific portions. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि specific point out, वो क्या कह रहे हैं, point out specific portions to be removed from the web page. जो स्पेसिफिक पोर्शंस रिमूव डाउन करने हैं, स्पेसिफिक पोर्शंस रिमूव करने हैं वेब पेज से, वो होंगे। पूरा वेब पेज रिमूव करवाना सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने गलत किया है, ठीक है। क्वैश मतलब फिनिश द ऑर्डर, वो ऑर्डर इज नो मोर वैलिड। क्या है? ऑर्डर नो मोर वैलिड। उसके बाद विकीपीडिया इज अ कम्युनिटी ड्रिवन इंसाइक्लोपीडिया फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब विकीपीडिया के बारे में लिख लेते हैं। विकीपीडिया क्या है? विकीपीडिया is a community driven encyclopedia freely available on the internet and is maintained by volunteers across the world। तो इसके अंदर एडिटर्स नहीं है, वॉलंटियर्स हैं जो पेज को एडिट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉलंटियर्स हैं, ठीक है ना। और ये क्या है? कम्युनिटी ड्रिवन इंसाइक्लोपीडिया। विकीपीडिया क्या है? कम्युनिटी ड्रिवन इंसाइक्लोपीडिया। ये आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। विकीपीडिया का जो मेन कंपनी है वो विकीमीडिया है। उनका किसके साथ पंगा पड़ा? ANI के साथ। ANI स्टैंड फॉर एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। उसके बाद द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जजमेंट जिसके अंदर कहा गया कि गवर्नर को विद इन 3 मंथ्स अब बिल पे एसेंट देना पड़ेगा। तो हमें बिल की जर्नी समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये समझ लो, पहले लिखना नहीं है। ये बिल जो है वो क्या है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद जो लिखेंगे वो लिखेंगे। अगर समझने वाला पार्ट लिखना है तो लिख लो। बिल जो है वो क्या है? प्रपोज्ड लॉ, कि लॉ कुछ ऐसा सा होना चाहिए। प्रपोज्ड लॉ है बिल, ठीक है। अब बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है, वो इतनी जर्नी कैसे तय करता है, ठीक है। उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, वोटिंग होती है, फिर वो पास हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो जाता है गवर्नर के पास, गवर्नर उसको अपना एसेंट दे देते हैं, ठीक है ना। और जब गवर्नर एसेंट दे देते हैं तो जो बिल है वो लॉ बन जाता है। अब जो एसेंट देने वाली बात है उसमें भी गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 200 3 ऑप्शंस हैं। या तो वो एसेंट दे दे, अप्रूवल दे दे कि भैया ठीक है जो कर रहे हो बढ़िया है, या कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, ठीक है। तीसरा है वापस भेज दे, सेंड बैक, सेंट बैक या सेंड बैक। और चौथा है प्रेसिडेंट को भेज दे। अब अगर वो कुछ भी ना करे तो बहुत महीनों के लिए कुछ ना करे। ऐसा ही हुआ तमिलनाडु के साथ, ऐसा ही हुआ केरला के साथ। तो ये लोग कोर्ट में पहुंच गए, तो कोर्ट ने अब बोल दिया कि भैया 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अप्रूवल देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कैन बी कॉल्ड अ लैंडमार्क 1। अब यहाँ पर अब लिखेंगे हम जजमेंट का नाम, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ, वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। बहुत ही ईजी है, वेरी वेरी ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु।
ठीक है, इसके अंदर गिविंग एसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, क्लैरिटी ऑन गिविंग एसेंट टू बिल बाय गवर्नर। इन दिस द बैकग्राउंड ऑफ द केसेस की RN रवि जो तमिलनाडु के गवर्नर है, वो 10 बिलों पे बैठे थे, 1 साल से वो नहीं अप्रूवल दे रहे थे। फाइनली व्हेन द असेंबली पास द बिल्स अगेन सेंड देम टू हिम, गवर्नर इंस्टेड ऑफ गिविंग एसेंट he sent them for the president's consideration. He sent the bills to the president only after government of Tamil Nadu approached the court. The bench has now held that action of governor of sending the bills to president was not right. ठीक है, और वो जो bills है वो पास कर दिए गए हैं और अब इन्होंने कह दिया 3 महीने के अंदर अंदर आपको bills पे एक्शन लेना पड़ेगा। इस जजमेंट में ये बोला है, ठीक है ना। और आर्टिकल 200 का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो ये 4 चीज़ें बोलता है, ठीक है ना। और ये जजमेंट आई थिंक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं तो एक और जगह पे बहुत ब्यूटीफुली करी हुई है, तो हम 1-2 दिन में वहाँ से पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया नहीं हुआ जजमेंट के बारे में, आप अभी नाम लिख लीजिए बस कि ये गवर्नर के एसेंट वाली जजमेंट है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेट टू रिवोक द टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये लिखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट टू रिवोक tax exempt status of Harvard University। ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि टैक्स जो एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि आप टैक्स मत पे करो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, वो कह रहे हैं कि हम वो खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पर क्यों, वाई? क्योंकि यूनिवर्सिटी लिखेंगे, यूनिवर्सिटी refused to accept federal government control over its activities based on the premise that government is providing hefty grants। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमारी बातें सुनो, तुम्हें ऐसा करना है, वो करना है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट विंग एंटी सेमिटिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट गाजा वॉर। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कोलंबिया और हार्वर्ड, वहाँ पे बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई अगेंस्ट द गाजा वॉर जो चल रही है, ठीक है ना। तो उसके अंदर कहा कि हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं और हम तुम्हें मना करें ये प्रोटेस्ट मत करो, तुम फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो हम तुम्हारे जो टैक्स एग्जम्पशन जो इतना बड़ा हम तुम्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है, अब वो तुम्हें पे करना पड़ सकता है अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने तो मान ली है, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मान ली है। और अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को क्या बनाना चाहते हैं, मेगा। क्या बनाना चाहते हैं, मेगा। मेगा का मतलब क्या है, ये लिख लेंगे, मेगा का है फुल फॉर्म मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेगा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके बाद विकसित भारत, ठीक है ना, विकसित भारत। विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब क्या है, डेवलप्ड भारत, डेवलप्ड नेशन बनना है भारत को। कब तक, 2027 तक, 2027 तक, ठीक है ना। और हमने नेट ज़ीरो एमिशंस कब अचीव करने हैं, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस 2070 तक अचीव करने हैं। 2070 तक हमें नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस अचीव करने हैं। चाइना सैटेलाइट फॉर्म एडिंग अटैक्स बाय हुथीज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चाइना की जो सैटेलाइट फॉर्म है, चाइना सैटेलाइट फॉर्म हेल्पिंग अटैक्स बाय हुथीज। चाइना की जो सैटेलाइट फर्म है वो हुथीज की हेल्प कर रही है अटैक्स करने में। ये कौन कह रहा है, सेज यूएसए। ये यूएसए क्लेम कर रहा है कि चाइना की सैटेलाइट फर्म जो है वो हुथीज को हेल्प कर रही है अटैक करने में। अ चाइनीज सैटेलाइट कंपनी सपोर्टिंग अटैक्स बाय येमेन्स हुथी ऑन अमेरिकन इंटरेस्ट। येमेन्स
सपोर्टिंग लिखेंगे, सपोर्टिंग अटैक्स बाय Yemen's Houthis on American interests. द स्टेट ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर अमेरिका के अगेंस्ट जाकर के ये कर रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ बेसिकली कर रहे हैं. हुथीज बिगैन, यहाँ पे लिखेंगे पूरा, हुथीज बिगैन टारगेटिंग शिप्स in the Red Sea and Gulf of Aden in November 2023. क्यों अटैक करना स्टार्ट किया रेड सी में? claiming to act in solidarity with Palestinians in Gaza. कि जो गाजा में वॉर चल रही है इसराइल हमास की, हम उसके साथ खड़े हैं और इसलिए हम रेड सी में जो शिप्स जा रही हैं और गल्फ ऑफ एडन में शिप्स जा रही हैं उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं. तो हुथीज ये कौन से वाले? यमन में है हुथीज, ठीक है. और चाइना की उस कंपनी का नाम क्या है? चांग, ठीक है ना, चांग गुआंग. तो आंग आंग लिखना है, सी और जी लगा देना है. ये क्या है? चांग गुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है. मॉब बीट्स टू डेथ मैन फ्रॉम पाकिस्तान अहमदिया माइनॉरिटी. अहमदिया कम्युनिटी से लोगों पे अटैक हो रहा है. इनकी पहले एक जो प्लेस ऑफ वर्शिप थी वो भी इन्होंने गिरा दी थी. प्लेस ऑफ वर्शिप भी अहमदी कम्युनिटी की गिरा दी थी. तो अगर आपने पहले नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. मॉब लेड बाय तहरीके लबाइक पाकिस्तान अटैक्ड अहमदी वर्शिप प्लेस इन कराची किलिंग अ मैन, ठीक है. ये लिख ही लेते हैं. अ मॉब, एक मिनट, मॉब लिखने के बाद तहरीक ए लबाइक पाकिस्तान अटैक्ड अहमदी वर्शिप प्लेस इन एंड किल्ड 1 person. ये लिख लो, एंड किल्ड 1 person. अब यहाँ पर अहमदी जो है वो क्या है? ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, तो उनके ऊपर ये सब चीज़ें ये करते रहते हैं. यूएस जज लिमिट्स मस्क डॉज असेस टू सोशल सिक्योरिटी डाटा, ठीक है. यूएस जज लिमिटेड एलन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ government efficiency dodge from assessing America's sensitive social security data. तो यहाँ पर डॉज है क्या? डॉज की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉज वो डिपार्टमेंट है जो कॉस्ट कटिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है ना, कि जो भी कॉस्ट कटिंग हो सकती है वो आप करो. इसके हेड एलन मस्क है, ठीक है. और इनको सोशल सिक्योरिटी का सेंसिटिव डाटा का असेस मिल रहा था, जो अब यूएस जज ने बोल दिया कि भाई नहीं देना है. जो भी डाटा ऐसा है जो इसका असेस नहीं देना, वो आप डिलीट करके कुछ डाटा जो है इनको दिखाओ, ठीक है ना. एंड मे ओनली रिसीव रिडैक्टेड रिकॉर्ड्स आफ्टर बैकग्राउंड चेक्स एंड प्राइवेसी ट्रेनिंग. तो जो सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटी डाटा है वो एलन मस्क को नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ही इज अ ओनर ऑफ अ कंपनी ऑल्सो, उसका मिसयूज कर सकते हैं. इसीलिए एनसीएलटी सेट्स असाइड बीसीसीआई रीजू प्ली ऑन बाइजूस. तो यहाँ पर बाइजूस और रीजू रविंद्रन जो है वो कह रहे हैं कि आप जो हमारी वाइंडिंग अप है वो रोक दीजिए, ठीक है ना. इंसॉल्वेंसी जो है वो रोक दीजिए, मतलब वाइंड अप कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं कंपनी को, ठीक है. तो एनसीएलटी कहती नहीं, वाइंड अप तो हम करेंगे. तो एक बहुत ही एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट जिनका नाम है मैथ्यू सैम्यूल कालारिकाल, उनकी डेथ हो गई. ही वॉज अ वेरी एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट. लिखेंगे कार्डियोलॉजिस्ट,
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डाइड एंड ही वाज अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड उनको फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी बोला जाता था इन इंडिया। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे। NCERT insists all new schools textbooks were named thoughtfully। तो NCERT ने न्यू टेक्स्ट बुक्स को नाम दिए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई ऐसे वो नहीं है। द न्यू स्कूल टेक्स्ट बुक्स हैव बीन thoughtfully named to convey rootedness in India's culture and knowledge system and the titles are from Indian languages। ठीक है, न्यू स्कूल टेक्स्ट बुक्स names given by NCERT। अब NCERT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है जी, फॉर्मर CGI फारूक अब्दुल्ला स्किप दुलत बुक लॉन्च इवेंट। तो यहाँ पर दुलत जो है रॉ के फॉर्मर रॉ चीफ हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फॉर्मर रॉ चीफ हैं, ठीक है ना, और उनकी बुक AS दुलट, ठीक है ना, AS दुलट, और उनका नाम क्या है, बुलट से दुलट याद कर सकते हैं, बुक का नाम क्या है, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, लॉन्च्ड हिज बुक का नाम क्या है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। क्या है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ठीक है जी, अब यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं आए। द बुक हैड रन इनटू कंट्रोवर्सी ओवर स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू मिस्टर अब्दुल्ला ऑन द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 217 2019 which purportedly indicated that the veteran politician had privately backed the move। ठीक है ना, लिखेंगे बुक had run into controversy claims that Mr. Farooq Abdullah privately backed revocation of Article 370 in 2019। ठीक है ना, ये क्या कह रहे हैं कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये रेवोकेशन को बैक किया है। ठीक है, ही हैज बैक्ड। तो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने प्राइवेटली बैक किया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो कह रहे थे भाई आर्टिकल 370 मत हटाओ, तो क्या प्राइवेटली बैक करे थे, बुक में ऐसा ही लिखा है। तो ये AS दुलट की बुक है, जो कि फॉर्मर रॉ के चीफ हैं, ठीक है ना, और उनकी बुक का नाम क्या है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। इंडियन मेन प्लेयर ऑन द वर्ल्ड स्टेज टुडे IGN एम्बेसडर। तो उन्होंने बोला जो IGN एम्बेसडर हैं मिस्टर तारिक अलबनाई जो है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UN है कुवैत के। उन्होंने बोला कि देखो, अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल को, तो यहाँ ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, नाम लिखेंगे हम पहले, तारिक अलबनाई, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ambassador ऑफ कुवैत। क्या कहा, पॉइंट लिखेंगे, सेज इंडिया विल बी अ कंटेंडर chair of intergovernmental negotiations on UNSC, that is United Nations Security Council। अब United Nations Security Council क्या है, अगर आपको नहीं पता, United Nations Security Council, what is it?
देखिए यूएनएससी जो है अब इसके अंदर परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है ना। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है कि अगर उन्होंने कुछ मना कर दिया कि ये नहीं होगा तो वो चीज़ फिर नहीं होती है, ठीक है ना। अब ये बात चल रही है कि भैया देखो जो यूनाइटेड नेशंस है ना वो बिल्कुल ही बेकार हो गई है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सारी कंट्रीज को इंक्लूड करना चाहिए ताकि ये यूजफुल रहे। तो परमानेंट मेंबर्स कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। तो वो कह रहे हैं देखो इसमें ग्लोबल साउथ की तो कोई कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री तो कोई है नहीं इसके अंदर जो इंक्लूड करी गई है। तो आपको यूएनएससी को वाइडन करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए, और उसके अंदर इंडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये किसने बोला है? तारिक अल्बनाई, सॉरी फॉर द बर्प। नहीं, देखो अल्बा तारिक, तारीख नहीं देनी, जज साहब बोलते। अल्बा एक लड़की का नाम था, वो तारीख मांग रही थी जज से, जज कहते बिल्कुल भी नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि एक कुवैत के रिप्रेजेंटेटिव ने इंडिया की वैल्यू बताई। ऑपोजिशन पार्टीज क्रिटिसाइज वाइस प्रेसिडेंट धनकर रिमार्क्स अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो गवर्नर वाली जजमेंट आई है उसके ऊपर प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो है, जो ये लिखेंगे, ये अब लिखना पड़ेगा हमें, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये लिखेंगे पूरा ही लिखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने क्या बोला? रिमार्क दैट आर्टिकल 142 of Constitution grants plenary powers to Supreme Court। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि बेसिकली आर्टिकल 142 जो है ना, जब कोर्ट को, अगर कोई भी कोर्ट है वो कोई भी चीज़ कहते हैं कि अच्छा ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो खुद से नहीं कह सकते, उनको बताना पड़ता है कि ये वाला लॉ जो है वो ये कह रहा है, तो इसके तहत मैं ये कर रहा हूँ। तो ऐसे ही फालतू में नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 142 तब यूज होता है जब सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब कोई लॉ नजर नहीं आ रहा बट जस्टिस करना है, तब वो आर्टिकल 142 यूज करती है। और जगदीप धनकर कह रहे हैं कि ये आर्टिकल यूज करके जो आपने कह दिया कि गवर्नर 3 महीने में एक्शन लेगा बिल के ऊपर, उसको कैसे यूज किया है? इज अ न्यूक्लियर मिसाइल, क्या कह रहे हैं उसको? दैट इट इज अ न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस। क्या कह रहे हैं? कि इट इज अ न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ठीक है जी। उसके बाद होम बायर्स कैन प्रोटेस्ट। वो कह रहे हैं हाँ होम बायर्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर बिल्डर्स उनके साथ गलत कर रहे हैं, बट अगर कोई क्रिमिनल चीज़ नहीं करी है तो ऐसे फोर्सफुली क्रिमिनल वाला वो एंगल नहीं दिखा सकते। ये नोट करने वाली बात नहीं है। बीसीसीआई कंडेम्स अटैक ऑन को चेयरमैन, बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीसीआई नहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन पे अटैक हुआ है। मुझे लगा हाँ बीसीसीआई इंपॉर्टेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चेयरमैन अटैक्ड। ठीक है। अब यहाँ पे को चेयरमैन का नाम क्या है? को चेयरमैन का नाम है YR सदाशिवा रेड्डी। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ही वॉज अटैक्ड। उसके बाद इंडियन एस्ट्रोनॉट सेट टू फॉर स्पेस ट्रैवल इन मे। इंडियन एस्ट्रोनॉट लिखेंगे, इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांकर नहीं, शुभांशु शुक्ला set to travel to ISS, that is International Space Station। ठीक है। किसका पार्ट बनेंगे? एज पार्ट ऑफ Axiom 4 mission 4 decades after Rakesh Sharma's iconic space flight on board Russia's Soyuz spacecraft।
अब यहाँ पर राकेश शर्मा वाला जो पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राकेश शर्मा कौन सी स्पेस फ्लाइट पे गए थे, रशिया की कौन सी कंट्री की स्पेस फ्लाइट पे गए थे, सोयूज पे गए थे, ठीक है ना, और 4 डेकेड्स पहले गए थे। तो राकेश शर्मा की इंफॉर्मेशन भी हमें नोट कर लेनी चाहिए दैट ऑन कब गए थे, ऑन 3 अप्रैल 1984 as part of Soviet Intercosmos program, and he became the first Indian citizen to travel to space. He became the first Indian citizen to travel to space. ठीक है ना। अब ये शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं इनके बाद, ठीक है जी। उसके बाद अब 10 अप्रैल कर लेते हैं फटाफट से। India ends transshipment facility for Bangladesh export sites congestion. India has withdrawn the transshipment facility it had extended to Bangladesh as it was creating significant congestion in Indian airports and ports. The move is not aimed to impact Bangladesh trade with Nepal and Bhutan, ऐसा हमारे ट्रेड मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं, बट हमने ट्रांसशिपमेंट इज द शिपमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स कंटेनर्स इधर उधर होते हैं। तो इंडिया एंड्स transshipment facility for Bangladesh exports। क्या बोला, साइट्स कंजेशन, क्या बोला कि बहुत कंजस्टेड हो रहा है, साइट्स कंजेशन कि बहुत रश हो रहा है एज द रीजन, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे, ट्रम्प पॉजेस टेरिफ्स बाय 90 डेज, स्लैप्स चाइना विद 125। ये हमने नोट कर लिया था एंड में कि कितने कितने हो गए थे। 90 डेज का पॉज हो गया टेरिफ के ऊपर। सेंटर अप्रूव्स ₹63,000 करोड़ डील ऑफ प्रिक्योरिंग 26 रफेल एम जेट्स फ्रॉम फ्रांस। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटर अप्रूव्स ₹63,000 crore deal for procuring 26 Rafale M jets from France। ठीक है ना। अब कौन प्रिक्योर कर रहा है, फ्रांस प्रिक्योर कर रहा है, रफायल एम जेट्स प्रिक्योर कर रहा है, कितने 26, ठीक है, कितने 26, बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड लेटर दिस मंथ, इंक्लूड्स 22 सिंगल सीटर 22 सिंगल सीटर जेट्स एंड 4 एक मिनट इसको ढंग से लिखते हैं, 22 सिंगल सीटर जेट्स एंड 4 ट्विन सीटर। ट्विन सीटर क्यों चाहिए होते हैं, ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। हमें 26 नंबर याद करना है, फ्रांस से लिया है, रफेल डसॉल्ट कंपनी का ये होता है। Xenophobia, dislike or prejudice against people from other countries. The ongoing program of revoking the visas of foreign students in the US ostensibly for opposing the country's foreign policy. अब यहाँ पर US जो है कैंसिल कर रहा है उन लोगों का वीज़ा जो US की फॉरेन पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये तो जेनोफोबिया है, कि डिसलाइक जेनोफोबिया अगर आप करते हो, मतलब जेनोफोबिया कि आपको दूसरे देश के कंट्री लोग दूसरे देश के लोग नहीं पसंद है, तो यूएस ये कर रहा है मैगा के चक्कर में। मैगा की फुल फॉर्म हम लिख चुके हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यूएस imposes new sanctions on Iran nuclear program ahead of talks. The US on Wednesday announced new sanctions targeting Iran's nuclear program ahead of close watch. The Treasury Department said it was imposing sanctions under additional authorities on 5 entities, including Atomic Energy Organization of Iran and 1 individual over the contested nuclear program. In practical terms, the move is symbolic as the US already enforces sweeping sanctions on Iran. तो ईरान के ऊपर इन्होंने और सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो ये हम लिख लेंगे US imposes न्यू सैंक्शंस का मतलब रोक टोक, न्यू सैंक्शंस ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे
न्यू सैंक्शंस लगा दिए गए हैं. न्यू सैंक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम. मिस्टर ट्रम्प हु रिप्ड अप एन अर्लियर न्यूक्लियर अकॉर्ड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट. अब यहाँ पर हमने जो न्यूक्लियर अकॉर्ड है उसके बारे में बात करा हुआ है कि ओबामा के टाइम पर, बराक ओबामा के टाइम पर डील हुई थी. फिर 2018 में ट्रम्प जब आए वो डील से निकल गए बाहर. जो डील हुई थी किसके साथ? ईरान के साथ. पार्लियामेंट लास्ट वीक पास्ड the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025. The proposed legislation establishes a legal framework to resolve disputes between airline and lessors. तो जो एयरलाइन होती है वो एयरप्लेन को लीज पे लेती है, किराए पे लेती है, और जो हाई वैल्यू एसेट है उसके रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं. उनको सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या पास किया है? बिल पास किया है. क्या नाम है उसका? पार्लियामेंट passed the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill 2025. अब जो लेजिस्लेशन है वो क्या करेगी? establishes framework to resolve dispute between airlines and lessors over high value aviation एसेट्स. तो एविएशन, हाई वैल्यू एविएशन एसेट्स जैसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, तो ये वह सबके डिस्प्यूट्स की किराए पे लिया हुआ है. जैसे घर रेंट पे लेते हैं, रेंट और टेनेंट का डिस्प्यूट हो जाता है, उस पर लॉ है. वैसे ये in protection of interest in aircraft objects bill. The legislation aims to align India's aviation laws with international standards. Once enacted, the law will streamline processes allowing lessors. तो ये क्यों लेकर आ रहे हैं? हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ लेजिस्लेशन, मतलब जो लॉ है, लेजिस्लेशन aims to align India's aviation laws with international standards. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ इसको अलाइन करने की कोशिश करी जा रही है. ठीक है. However, the industry remains worried over lack of ease of doing business. The bill implemented the, अब ये लिखेंगे, bill implements, ये बहुत important है, implements Cape Town Convention and Protocol. Cape Town Convention and Protocol, which is an international treaty. ये क्या है? which is an international treaty adopted by United Nations Aviation Watchdog, जो एविएशन को देखता है, फ्लाइंग को देखता है, एविएशन वॉचडॉग. The International Civil Aviation Organization ICAO in 2001 में ये प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था. साइंड बाय इंडिया, ये लिखेंगे, साइंड बाय इंडिया in 2008 following a cabinet approval. ठीक है. 2008 में इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया था. द केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइजेस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग एविएशन एसेट्स. ये क्या करती है? लिखेंगे, कन्वेंशन स्टैंडर्डाइजेस transactions involving aviation assets such as aircraft and engines. और क्या प्रोवाइड करती है ये प्रोटोकॉल? ये प्रोवाइड करती है रेमेडीज फॉर creditors in
in cases of financial default बाय एयरलाइंस। अब एयरलाइंस लूट गई, ठीक है, अब इंडिया में ही देखो जेट एयरवेज बंद हुआ, ये सब हुआ, तो भाई उनको कौन लेके जाएगा वो एयरक्राफ्ट, क्या कैसे होगा, ये सब बताती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके नोट्स आपके बने होने चाहिए, याद भी होना चाहिए। रिवाइज आधार लॉ टू सिंक विद पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी said asked the UID to come up with a new law for Aadhaar that is compatible with Digital Personal Data Protection Act 2023. When the Aadhaar Act was passed in 2016, there was no horizontal privacy law covering all sectors. Mr. Vaishnav said now we have Digital Personal Data Protection Act and the rules for the act are almost finalized and will be notified soon. We have an indigenous modern legal framework. Now we need to see how the Aadhaar law can be harmonized. The DPDP Act lays down requirements for firms and government bodies to protect citizens' personal data and provide for penalties in case of data breaches or leaks. ये NLSAT वाले यहाँ से कॉपी कर सकते हैं DPDP Act की in short definition, जो इंट्रो में आप दे सकते हो। The draft rules to enforce the act have not been yet notified. A draft in the final stages of consultation and is likely to be notified. This is a task I would request to UIDAI to take up in major way going forward. The program was attended by UIDAI officials. Mr. Vaishnav unveiled the look of the revamped Aadhaar mobile app which will be rolled out to public. तो यहाँ पर मिस्टर वैष्णव क्या कह रहे हैं कि आधार UIDAI वालों को, ठीक है, ये हम लिखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स and information technology asked the UIDAI, that is Unique Identification Authority of India, to come up with a new law for Aadhaar that is compatible with Digital Personal Data Protection Act 2023। क्या बोल रहे हैं, किसको, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड करता धरता है कि भैया आप उसको डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से इनसिंक कर लो, ठीक है जी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन कौन है, अश्विनी वैष्णव। अगर ये भी आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इसको लिख ले, बेसिक सा क्वेश्चन है ये, आपको मेन मिनिस्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो गाइज अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदने हैं आप loggery.in पर जा सकते हो। NLSAT के मॉक टेस्ट पे ऑफर चल रहा है जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स MCQs के साथ 5 मॉक टेस्ट जो है ₹5000 के मिल रहे हैं, नॉट 500, 5000 के। बाकी सब मॉक टेस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो loggery.in पर। एंड जो करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं वो जैन के भी डल गए हैं, फेब के भी डल गए हैं और मार्च 2025 के भी डल गए हैं, और बहुत जल्द आपको अप्रैल पार्ट 1 भी मैंने दे देना है। तो ये हो गए हैं। MCQs भी बहुत जल्द मैं अपडेट कर दूंगी। जाइए loggery.in पर, जो भी आपको बाय करना कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।